इस टाइम ग्लोबल टेंशन अपने पीक पर है। अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट मिलिट्री अटैक लॉन्च कर दिया है ईरान के ऊपर, जिसको अमेरिका ने नाम दिया है एपिक फ्यूरी। मिसाइल अटैक में ईरान के डिक्टेटर खमीनी की डेथ भी कंफर्म हो चुकी है और उसके साथ साथ उसके फैमिली मेंबर्स भी मारे जाते हैं बॉम्बार्डमेंट में। पूरा ईरान दो हिस्सों में बट गया है। एक तरफ वो लोग जो खमीनी की डेथ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो खमीनी की डेथ पर शोक मना रहे हैं। इस टाइम पूरे मिडल ईस्ट में दहशत का माहौल है। यहाँ तक कि सबसे सेफ कहे जाने वाले सऊदी अरेबिया में भी बॉम्ब्स और मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं। कितनी जगह से तो धुएं और आग की वीडियोस बाहर आ रही हैं। हजारों मासूमों की जान जा रही है। यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में भी अटैक हो रहा है। और इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ अमेरिका, ईरान या इजराइल को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को भुगतने पड़ेंगे। स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट, इन्फ्लेशन, पेट्रोल प्राइसेस और भी बहुत कुछ। आज इस वीडियो में जानते हैं कि इस वॉर का रीज़न क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। 1948 में जब ईरान इंडिपेंडेंट हुआ था तब ईरान एक सेक्युलर कंट्री था अंडर द रूल ऑफ मोहम्मद रजा पल्लवी। और तब तक ईरान के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे वेस्टर्न कंट्री से, जिसमें कि यूएस भी था। ईरान और इजराइल तो एक दूसरे के एलाइज हुआ करते थे उस टाइम तक। लेकिन उसके बाद 1979 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया तब शाह को हटाकर वहाँ पर अयातुल्ला खमीनी बनते हैं नए लीडर और ईरान बन जाता है इस्लामिक रिपब्लिक। इसके बाद ईरान वेस्टर्न कल्चर को बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है और बन जाता है एंटी इजराइल और एंटी यूएस। इसके बाद ईरान के स्टूडेंट्स यूएस के सिटीजन्स और एम्बेसी मेंबर्स को हॉस्टेज बना लेते हैं 400 से भी ज़्यादा दिनों के लिए। इस इवेंट के बाद मानो ईरान और यूएस की दोस्ती बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यूएस काफ़ी सैंक्शंस भी लगा देता है ईरान के ऊपर और न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने को बिल्कुल अपोज करता है। इजराइल और यूएस दोनों काफ़ी क्वेश्चन करते हैं ईरान के न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने को लेकर, लेकिन ईरान बिल्कुल अपोज कर देता है इन दोनों को। जबकि 2002 में सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का पता चलता है ईरान के अंदर, नतान्ज और अराक में। उसके बाद 2020 में यूएस ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मार देता है, वो भी ईरान के अंदर। 2023 में इजराइल और हमास के बीच वॉर होता है जिसमें ईरान हमास को खुला सपोर्ट करता है। 2024 में तो ईरान ड्रोन अटैक तक कर देता है इजराइल के ऊपर। Explosions were heard over Jerusalem as Israel's Iron Dome air defense system और जवाब में इजराइल भी स्ट्राइक कर देता है ईरान के ऊपर। आज जो वॉर चल रही है ये कोई अचानक से नहीं हुई है, ना जाने कितने सालों की दुश्मनी का नतीजा है ये वॉर। अब ज़रा ये देखते हैं कि करंट सिचुएशन कैसी है। 28 जनवरी को यूएस और इजराइल जॉइंट मिलिट्री अटैक करते हैं ईरान के ऊपर, जिसमें मेन टारगेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे, मिसाइल साइट्स थी और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी। बाकी अटैक किए गए लीडर्स के रेजिडेंस पे, जो कि थे तेहरान और बाकी शहरों में। और इन अटैक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर खमीनी की डेथ भी हो जाती है, जिसको 1 मार्च को ईरानियन मीडिया कंफर्म भी कर देती है। इसके बाद ईरान भी अटैक करती है इजराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ, और उसके साथ साथ बाकी गल्फ कंट्रीज़ पे भी। अकेले दुबई पर ही 560 से ज़्यादा ड्रोन्स और 165 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया जाता है, जिसमें से 506 ड्रोन और 152 मिसाइल्स पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद भी 3 लोगों की मौत होती है और ना जाने कितने लोग घायल होते हैं। 3 मार्च जब ये वीडियो शूट हो रही है तब तक दुबई में एयरपोर्ट्स भी बंद हैं। डेब्रीज के गिरने की वजह से कितनी जगहों पर आग लग जाती है। इनके अलावा भी बहरान में मिसाइल मानामा स्काईलाइन पर हिट करती है। कुवैत में सिटी और एयरपोर्ट पे भी मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया जाता है। और ईरान मिडल ईस्ट कंट्री में मेनली इसलिए अटैक कर रही है क्योंकि यूएस के मिलिट्री बेसेज हैं इन कंट्रीज़ में। इन कंट्रीज़ के साथ साथ इजराइल पर भी अटैक हो रहे हैं। IRGC affiliated media reported after impact, implying a delayed few. 1 मार्च को सेंट्रल इजराइल में मिसाइल्स गिरती हैं, जिसकी वजह से 9 लोग मारे जाते हैं और 11 से ज़्यादा लोग मिसिंग हो जाते हैं। ईरान में तो हालत बाकी गल्फ कंट्रीज से भी ज़्यादा ख़राब है। ईरान के मिनाब में गर्ल स्कूल के ऊपर मिसाइल गिरती है, जिसमें 180 से भी ज़्यादा लड़कियों की मौत हो जाती है।
इसके साथ साथ मिसाइल्स हॉस्पिटल और अपार्टमेंट्स तक में गिराई जाती है। तेहरान में ना जाने कितने रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट किया जाता है, जिनमें ना जाने कितने मासूमों की जान चली जाती है। 3 मार्च तक लगभग 550 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं ईरान में और 750 से ज़्यादा लोग घायल हैं, और ये आंकड़ा ना जाने कितना बढ़ चुका होगा जब तक ये वीडियो रिलीज़ होगी। एंड इफ़ वी आर एक्सपेक्टिंग ह्यूमैनिटी इन वॉर, तो शायद हम ही बेवकूफ़ हैं, क्योंकि चाहे कोई भी रीज़न हो वॉर का, वॉर डिस्ट्रक्शन ही लाती है। जाने जाती हैं, लोग मारे जाते हैं और मिलता कुछ नहीं है। इस टाइम तक ईरान मेनली 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो खमीनी की डेथ को सपोर्ट कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खमीनी की डेथ का शोक मना रहे हैं। जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मेनली वो लोग हैं जो ईरान में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लाना चाहते हैं, और वो लड़कियां जो थक चुकी हैं दब दब कर, क्योंकि ईरान में ना जाने कितने सालों से लड़कियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, और अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी लानी है तो इस्लामिक रिपब्लिक को हटाना काफ़ी ज़रूरी है। और जो खुश नहीं है खमीनी की डेथ से, वो बेसिकली वो लोग हैं जो प्रो इस्लामिक माइंडसेट रखते हैं और खमीनी के सपोर्टर्स हैं। और सिर्फ ईरान में नहीं, खमीनी के सपोर्टर्स तो इंडिया में भी भरे पड़े हैं। जम्मू से लेकर लखनऊ तक ना जाने कितनी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। इनको ये तक नहीं पता कि कैसे उसने 30,000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को मरवा दिया था, और कैसे वुमेन्स के राइट को छीन कर रखा हुआ था उसने। और ये अपने आप में एक आयरनिकल बात है कि जहाँ पर ईरान की खुद की औरतें वहाँ पे उसका सपोर्ट नहीं कर रही हैं, वहाँ पर इंडिया के कुछ मुस्लिम शोक मना रहे हैं उसकी डेथ का। अब ज़रा ये देखते हैं कि इससे ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इस वॉर से नुकसान सिर्फ अमेरिका, इजराइल या ईरान का नहीं होगा, इस वॉर का इम्पैक्ट पूरे ग्लोब पे आएगा। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, जहाँ से वर्ल्ड का 25% तेल गुजरता है और इंडिया तक आने वाला 50% तेल गुजरता है। और इस टाइम तक ईरान वहाँ पर माइंस बिछा चुका है और उस वे को बिल्कुल ब्लॉक कर चुका है, जिससे कि बहुत सारी चीज़ों में इफेक्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत सारी चीज़ें। और इसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? नॉर्मल लोगों की लाइफ पे। और अभी किसी भी हाल में ये वॉर रुकता हुआ तो नहीं दिख रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 बन सकती है? इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली है नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के लिए मल्टीपल ग्लोबल पावर्स को कॉन्फ्लिक्ट में आना होता है, और अभी तक सिर्फ ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है। वॉर सिर्फ एक हालत में बढ़ सकती है अगर और भी कंट्रीज इस वॉर में पार्टिसिपेट करें, जिसके चांस अभी ना के बराबर है। तो मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड वॉर तो नहीं होने वाली है, लेकिन वॉर चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा लाती है। लोग मरते हैं, बच्चे मरते हैं, और जिस फैमिली का मेंबर किसी वॉर की वजह से मर जाता है, उनसे पूछो कि उनके लिए वॉर क्या होती है। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन के लिए वॉर इज जस्ट लाइक अ गेम। Why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink him? They said it's more fun to sink him. I said that's लेकिन सफ़र पता है कौन करता है? नॉर्मल लोग। ना तो पॉलिटिशियंस को इन्फ्लेशन से फ़र्क पड़ता है, और ना ही जब सिविलियंस मरते हैं तब। उनके लिए डेथ इज़ जस्ट अ नंबर। और वॉर चाहे कितनी भी बड़ी या छोटी हो, इट ओनली ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन।